हम लोग बिपिन चंद्रा सीरीज को देख रहे थे और इसमें इससे पहले हम लोगों ने गांधी बोस डिबेट को देखा था। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हैं और जिसको त्रिपुरी की क्राइसिस भी कहते हैं, इन चैप्टर नंबर 34। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारी कहानी लगभग जुलाई के आसपास तक पहुंच गई थी जब सुभाष चंद्र बोस को जो बंगाल की प्रोविंशियल जो कांग्रेस होती है उसके वो हेड होते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है उसके तहत। अब जो देखते देखते सितंबर आता है, सितंबर 1939, और एक ही सितंबर को एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग ही नजरिए से देखा जाता है। अच्छा, मैं 1 सितंबर की घटना आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको एक ट्रीटी के बारे में बताना चाहता हूं, वो है म्यूनिक की ट्रीटी। म्यूनिक एक शहर होता है जर्मनी में। जब आप लोग यहाँ हम लोग वर्ल्ड वार पढ़ते हैं तो उसमें म्यूनिक की ट्रीटी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ये 1939 में हुई थी, मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूं। इसमें क्या हुआ था, जो म्यूनिक की ट्रीटी है इसमें यह माना जाता है, म्यूनिक एक शहर है जर्मनी में, कि जो ब्रिटेन है एंड जो फ्रांस है उन दोनों ने मिलकर के जर्मनी का अपीजमेंट किया, जर्मनी को खुश करने की कोशिश की। मतलब एक तरीके से जो छोटे छोटे देश थे जैसे जेकोस्लाविया, ठीक है, म्यूनिक की ट्रीटी जिस दिन होती है उसके 1 या 2 दिन के अंदर जेकोस्लाविया पर अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, जेकोस्लाविया का नादन पार्ट को पूरा का पूरा एनेक्स कर लेता है जर्मनी, और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रिया, और फिर यही देखते देखते 1939 में 1 सितंबर को पोलैंड के ऊपर क्या होता है, एनेक्सेशन या अटैक शुरू हो जाता है नाजी का। नाजी मीन्स द नाजी गवर्नमेंट रूल्ड बाय हिटलर, ठीक है, द डिक्टेटर, ठीक है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। देयर आर सो मेनी टर्म्स लाइक दिस ना, टोटलिटेरियन रिजीम, तो दीज आर द वर्ड्स यूज फॉर हिटलर, ठीक है। एंड तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट चलता है। अब चूंकि ये एक तरीके से वर्ल्ड वार की सिनेरियो क्रिएट हो गई थी, मतलब कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, वर्ल्ड वार की, विश्व युद्ध की, एंड दिस वाज द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब यहां पर भारत के अंदर आपको 2-3 चीजें समझना है कि वर्ल्ड स्केल पे वर्ल्ड वार लगभग शुरू हो गया है। अब इंडिया में क्या है, एक व्यू है गांधी जी का, आपको ये बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड करना है। दूसरा है कांग्रेस का, मतलब गांधी जी भी कांग्रेस ही हैं बट कांग्रेस एज अ होल का। और तीसरा है जो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट जिसको सुभाष चंद्र बोस हैं, इसी में मैं सबको इंक्लूड कर दे रहा हूं। सीएसपी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें जेपी हैं और आचार्य नरेंद्र देव साहब हैं, और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जैसे कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट वाले ग्रुप भी हैं, रॉयलिस्ट जो रॉय एम एन रॉय के पूरा का पूरा फॉलोअर हैं। इन लोगों के सबके अलग अलग व्यू हैं। देखो, गांधी जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। गांधी जी को लगता है जो यूरोपियन मॉडल है, ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं आजकल पॉलिटिकल साइंस में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें कहा नहीं जाता, हम लोग जो पढ़ते हैं कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो चूंकि ये हमला किसके खिलाफ है, इसमें एक तरफ क्या है, एलाइड पावर है जिसका नेतृत्व लगभग ब्रिटेन कर रहा है, और ब्रिटेन की डेमोक्रेसी का बड़ा हवाला दिया जाता है। तो गांधी जी को लगता है यार ब्रिटेन अगर खतरे में है तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खतरे में है, ठीक है, इसलिए गांधी जी इसको सपोर्ट करते हैं। इनिशियली मैं आपको बता रहा हूं, इनिशियली जब ये इंसिडेंट होता है तो 10 से 12 या 14 सितंबर तक 1939 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर गांधी जी के जो व्यूज उससे पहले के भी जो डिफरेंसेस हैं, इवन गांधी जी जो है लेटर भी लिखते हैं उस समय के वायसराय को और अपना जो है खेद प्रकट करते हैं कि इट इज असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी एंड रिटन इन द बुक, ठीक है। उसके बाद में तो ये गांधी जी का व्यू हो गया ओवरऑल कि गांधी जी आइडियलाइज करते हैं कि यार ये डेमोक्रेसी का मॉडल है ब्रिटेन का, ये जो अलाइड पावर है इनके ऊपर असॉल्ट होना, इट इज लाइक असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। एंड सेकंड इज कांग्रेस का है। अब कांग्रेस एज अ होल, मतलब जो कांग्रेस के मेजॉरिटी ऑफ लीडर हैं, पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद एंड मेनी मोर, वो समझते हैं कि यार हम लोग तो खुद इंस्लेव्ड हैं। क्या है, हम लोग तो खुद इंस्लेव्ड हैं, हमें तो खुद स्लेव करके बनाया गया है। और एक इंस्लेव्ड नेशन दूसरे को फ्रीडम कैसे दे सकता है यार, हमारे पास तो खुद संसाधन नहीं है और हम ब्रिटेन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटेन दोनों इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस हैं भाई, चाहे वो नाजी हो चाहे वो ब्रिटेन हो। तो ये ओवरऑल कांग्रेस का है कि भाई हम इंस्लेव्ड हैं, हम जो है अभी खुद ही आजाद नहीं है, तो हमें क्या मतलब युद्ध से। दूसरा लेफ्टिस्ट का भी है, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि साहब ये हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों, क्योंकि ये ब्रिटेन की डिफिकल्टी है, ये ना, ब्रिटेन की डिफिकल्टी इज आवर
अपॉर्चुनिटी, इसको हमें यूज करना चाहिए। हमें एक क्या कर देना चाहिए, एक मास स्ट्रगल शुरू कर देना चाहिए, मास सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक बार फिर से कोई ऐसा मास आंदोलन शुरू करना चाहिए। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यू होता है, और चूंकि ये अभी आपको पता है कुछ ही दिन पहले इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, 1-2 महीने पहले, और इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है, फिर भी इनको इनवाइट किया जाता है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती, क्योंकि ही वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड लीडर, ठीक है, सुभाष बाबू कहा जाता था इन्हें। तो सुभाष बाबू का व्यू ये है कि भाई देखो, अगर इस बार कांग्रेस को शुरू नहीं करती है तो हम लोग अलग हो जाएगा। मतलब इस बार पूरी की पूरी सिचुएशन है कि ये यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट बनाने की बात हो जाती है। आप किताब में पढ़ोगे तो वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये तीनों व्यू हो गया वर्ल्ड वार के संबंध में। अभी हम लोग चलते हैं कि नेहरू का क्या व्यू है। नेहरू साहब अलग ही डायलेमा में रहते हैं ना, जब भी कोई समस्या होती है तो नेहरू का पूरा रोल जो है हैंड ओवर करने की बात आती है। नेहरू यहाँ पर सबसे अच्छा सोल्यूशन लेके आते हैं। वो कहते हैं कि यार अभी देखो हम लोग इंस्लेव्ड हैं। अच्छा, अभी आपको ये याद रखना है कि ये सारे लीडर जो हैं ये मिनिस्ट्री में हैं, अभी इन लोगों ने रिजाइन नहीं दिया है। ये लोग रिजाइन देते हैं, जो हम लोगों ने देखा नहीं था, ये अभी लोग सरकार में है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कांग्रेस ने बना के रखी है। अभी 1 महीने बाद लगभग ये रिजाइन देंगे। क्यों रिजाइन देंगे, इंटरेस्टिंग है वो। तो नेहरू कहते हैं, नेहरू सजेस्टेड कि यार अभी तो हमारे पास क्या है कि हम खुद लड़ रहे हैं इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस से। एक तरफ इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, दूसरी तरफ नाजी गवर्नमेंट है जो ज्यूज का प्रोसिक्यूशन कर रही है, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। तो दोनों एक ना दूसरे को देखें तो अपने अपने टेरिटोरियल गेन के लिए लड़ रहे हैं। उधर नाजी जो है चेकोस्लोवाकिया को, पोलैंड को, ऑस्ट्रिया को, सबको परेशान कर रहा है, इधर इसने पूरे विश्व को परेशान करके ही रखा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। क्या कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो हमें, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो इंडिया को, ठीक है। क्योंकि अगर तुम किससे मांग रहे हैं, ब्रिटेन से, क्योंकि भाई अगर तुम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हो तो पहले इंडिया में डेमोक्रेसी लाओ, तब हम तुम्हारा वार में सपोर्ट करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करेंगे। अब आपको पता है कि सपोर्ट अनसपोर्ट का क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इनके ईगो पर आया था, कांग्रेस के लोगों पर, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट में थे यार। और इधर जब 1 सितंबर की जो घटना होती है, इसी घटना के जस्ट बाद ब्रिटेन जो है वो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वार में पार्टिसिपेट कर लेता है। मतलब 1 सितंबर के बाद ही ब्रिटेन ये घोषणा करता है कि इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट इधर जो कांग्रेस है, इन लोगों से कोई कंसल्टेशन ही नहीं हुआ, इन लोगों से कुछ मत ही नहीं लिया गया। तभी ना ये सब पूरी की पूरी मीटिंग होने लगी। तभी ये सुभाष चंद्र बोस आकर कहते हैं कि भाई देखो, हमें क्या है, हमें आप इंडिपेंडेंस दो, हमें आप कहो कि वर्ल्ड वार के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेंगे। अदरवाइज देखो उनको कोई मतलब है नहीं वायसरॉय को, वायसरॉय ने डिक्लेयर कर दिया है इंडिया का वार, ठीक है। तो इंडिया के सोल्जर्स ही हैं जिनको जाना है लड़ने, तो कांग्रेस उनको मोबिलाइज कर सकती है। कांग्रेस जब इंडिया का कोई रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कैपिटल रिसोर्स हो, ठीक है, पैसे हो, मिलिट्री हो, या ह्यूमन रिसोर्स या सोल्जर्स हो, जब जाएंगे तो उनको तो मोबिलाइज कर सकती है ना। कांग्रेस कह सकती है तुम्हें नहीं जाना है लड़ना, ठीक है, तो गांधी जी जैसे लीडर कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, तो लोग नहीं भी जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है नेहरू का व्यू, गांधी का व्यू, और ये लेफ्टिस्ट जो सुभाष चंद्र बोस और पूरा का पूरा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड जेपी साहब, इन लोगों का व्यू ऐसा है। अभी हम लोग चलते हैं कि अरे यार वायसराय कौन रहता है उस समय, वायसराय लिनलिथगो रहते हैं उस समय। कौन रहता है, लिनलिथगो। अब लिनलिथगो अक्टूबर के अंदर, लगभग अक्टूबर 1939 में इनके ऊपर जब प्रेशर बनता है तो ये कहते हैं देखो यार हम तुम्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस वगैरह, तो ये बहुत कनिंग रहता है। अगर आप, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ये 2 वायसराय बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। एक वो जो कम्युनल अवार्ड के समय था, ठीक है, और दूसरे ये लिनलिथगो, ठीक है। इन दोनों का कार्यकाल ना होता तो इंडिया पाकिस्तान के फॉर्मेशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा कम्युनलिस्ट फीलिंग से भरे होते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, अब इनके पास जब कांग्रेस का प्रेशर बना तो इन्होंने मुस्लिम लीग का शरण ले लिया। किसका, मुस्लिम लीग का। दूसरा किसका, प्रिंसेस का। यार चलो प्रिंसेस जो है नहीं, राजा रजवाड़े, उनके साथ चलते हैं और कांग्रेस को क्या डिनोट करते हैं, हम कांग्रेस को कह देंगे कि तुम क्या हो, कांग्रेस तुम हो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो तुम एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम्हारी बात हम क्यों माने, ठीक है।
तो ये कैसे प्रूव करेंगे? जब ये मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे, जब ये किसके साथ जाएंगे? प्रिंसेस को अकोमोडेट करेंगे। लॉयलिस्ट एक टर्म होता है लॉयलिस्ट ना, जब ये लॉयलिस्ट लोगों को अपने साथ कर लेंगे तभी तो कांग्रेस को प्रोजेक्ट किया जाएगा कि कांग्रेस इज एन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। और उस समय आपको पता है 1939-40 में कम्युनिज्म जिन्ना जो है अपने जो है विकराल रूप में आ गए थे, ठीक है। जिन्ना का जो एकदम एक्शन मूड में आ गए थे जिन्ना, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये सारा चीज पास होने लगा था। इकबाल की कविताएं जो है ना, जिहाद और पाकिस्तान की पूरी डिमांड होने लगी थी उस समय तो, ठीक है। और कई सारे लिटरेचर ऐसे मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा है कांग्रेस, इसने लिथगो ने चाहा कि कांग्रेस को क्या कर दो? हिंदू ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट कर दो। और क्या कह दो? इन्होंने कहा देखो तुम कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना करो, हम वर्ल्ड वॉर के बाद देखो हम एक कमेटी बना रहे हैं, कंसल्टेटिव कमेटी बना रहे हैं। क्या? कंसल्टेटिव कमेटी बना रहे हैं। तो गांधी सुनते कंसल्टेटिव कमेटी बनाओगे और सबको बुलाओगे तुम, ठीक है, और सबसे साथ मिलकर तुम डिसीजन करोगे, तब तो मुस्लिम लीग भी आएगी। तो इस डिसीजन को गांधी जी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी क्रिटिसाइज दिस डिसीजन दैट कि आप कंसल्टेटिव कमेटी बनाओगे और सबकी राय मांगोगे और हम आपसे इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज नॉट फेयर। तो अब यहीं पर गांधी जी कहते हैं ना कि हम आप लोग बहुत कर लिए हैं, हम आपसे बटर मांगते हैं। ये आप सुने होंगे, ये काफी अच्छा कोटेशन है, लोग बोलते हैं, इस किताब में भी लिखा हुआ है। गांधी जी कहते हैं जो भारत के लोग हैं वो ब्रिटेन से बटर मांगते हैं तो वो हमें पत्थर ला के दे देते हैं ना। इंडिया आस्क फॉर बटर एंड ब्रिटेन गिव स्टोन इन रिटर्न। तो ये बात होती है। अभी देखो 1940 आता है, देखते देखते क्या आता है? 1940 आता है। और 1940 में इतिहास की एक सबसे बड़ी घटना होती है जो लगभग 10 मई को होती है। 10 मई को भी ही होती है, 10 मई 1940। अच्छा, आप इधर जो है आप ये याद रखना, 1940 में मैं फिर से आपको ब्रिटेन में ले चलता हूं, लेकिन भारत में अभी भी क्या है, कोई सत्याग्रह शुरू किया जाए या ना शुरू किया जाए, ये अभी डिबेट चल रहा है इंडिया के अंदर। उधर बोस हैं, वो चाह रहे हैं तुरंत एक्शन लो, उधर गांधी हैं, गांधी चाह रहे हैं अभी एक्शन ना लो। अच्छा, आप गांधी क्यों चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके अंदर बन सकता है। वाई गांधी क्यों नहीं चाह रहे हैं कि अभी डिबेट, हमें कोई मास स्ट्रगल नहीं करना चाहिए? गांधी को लगता है यार इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है, तो इस समय जो ब्रिटेन है उसको क्या है, गुस्सा नहीं, उसको एम्बैरेस्ड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसको एम्बैरेस नहीं करना है। दूसरा क्या है, हिंदू में इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम अलग है, यानी कम्युनल सीड है, ठीक है, कम्युनलिटी है। दूसरा गांधी जी बोलते हैं कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो काफी वीक हो चुका है। कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आपको पता है त्रिपुरी में कोई आइडियोलॉजी, कोई लेफ्ट वाला है, कोई राइट वाला है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एकदम वीक हो चुका है, तितर बितर हो चुका है, जो मासेस में वो झील नहीं रह गई है। तो इसलिए गांधी जी इस समय ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। यू कैन ऐड one or few more points, but these are the major point: Hindu Muslim disunity and Congress disorganization, weak the weak morale of Indian people or peasant or workers, and आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर मींस कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इस समय ब्रिटेन को परेशान नहीं करना है। और ठीक इसके उल्टे लेफ्ट वाले बोलते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं नहीं, इंडिया के लोग तो कब से तैयार हैं, वर्कर देखो ट्रेड यूनियन खड़ा है, किसान खड़ा है आंदोलन करने के लिए, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी डिसयूनिटी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं इट मतलब ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी, एक बार शुरू तो करो आंदोलन। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है लेफ्टिस्ट का, और द फैक्शन लीडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, कम्युनिस्ट, और द लीडर लाइक जेपी एंड मेनी मोर लीडर्स लाइक दैट। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि 10 मई को हम लोग पहुंचते हैं। अब 10 मई को इतिहास की बहुत बड़ी घटना होती है कि विंस्टन चर्चिल, कौन है? विंस्टन चर्चिल, वन ऑफ द कनिंग, और क्या कहें इनके बारे में, आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे, सब जानते हैं आप लोग कि विंस्टन चर्चिल कितना ज्यादा मतलब बहुत ही खराब वेरी इजीएस्ट वर्ड, विंस्टन चर्चिल बहुत ही मतलब इगोइस्ट पर्सन थे, ठीक है। और ये चूंकि वहां की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट होती है तो उसके लीडर बन के आते हैं। तो विंस्टन चर्चिल जब आते हैं तो इनके ऊपर फोर्स बनता है, फोर्स लगाया जाता है। वो पहला फोर्स इनके ऊपर आता है यूएसए से। कहां से? यूएसए से रूजवेल्ट, वहां पे यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं रूजवेल्ट। दूसरा फोर्स इनके ऊपर चाइना से आता है, और तीसरा फोर्स इन्हीं की जो गवर्नमेंट होती है लेबर पार्टी,
ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सबसे अच्छी बात ये होती है ब्रिटेन में, जब ये अपोजिशन में रहते हैं तब इंडिया की बहुत फेवर करते हैं, लेकिन जब खुद अपने पावर में आते हैं तो ये कुछ अच्छा नहीं करके गए हैं। आपको पता जब इंडिया इंडिपेंडेंस पाती है तो भी इन्हीं की गवर्नमेंट होती है, लेकिन क्या कुछ अच्छा करके गए? क्या नहीं गए। तो लेबर पार्टी बस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहती है, ह्यूमन राइट, लेबर चूंकि नाम जुड़ा हुआ इसीलिए, बस और कोई है नहीं, इसमें सब एक ही फोर्सेस है। तो ये है विंस्टन चर्चिल पर। चाइना से फोर्स आता है, यूएसए के रूजवेल्ट फोर्स लगाते हैं, और अब जो लेबर पार्टी है वो भी इनके ऊपर फोर्स डालती है। अब आप पूछोगे फोर्स क्या डालती है? वो कहती है कि भाई देखो जापान जो है, जापान का क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन? ऑफ जापान, कि जापान क्या कर गया है, डुअल स्टेप तक पहुंच गया है। जापान ने रंगून को भी क्या कर लिया है, जीत लिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना के ऊपर अटैक कर लिया है, यानी जापान उभर कर आ रहा है। और जापान कुछ दिन पहले में जागो, इंडिया के को कॉन्फिडेंस में लो रूजवेल्ट, नहीं तो मद्रास को भी जापान एनेक्स कर लेगा, जापान जो है कलकत्ता को एनेक्स कर लेगा। तो ये वाला ईस्टर्न बेल्ट भी इंडिया का खतरे में है, इसलिए रूजवेल्ट के ऊपर प्रेशर बनता है कि आप इंडिया का क्या ले लो, सपोर्ट ले लो, ठीक है, इंडिया को वार में पार्टिसिपेट करो। इट इज अबाउट डिफेंस ऑफ इंडिया। इंडिया को आप बचा नहीं पाओगे, अगर आपके हाथ से इंडिया निकल गया तो दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर यू, ठीक है, और तुम सरकार भी गंवा बैठोगे। तो इंडिया इतनी बड़ी कॉलोनी है, तो ये आप समझो, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल के ऊपर क्या बनता है, एक बहुत बड़ा दबाव बनता है, एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। अब इसी प्रेशर के चलते विंस्टन चर्चिल एक डिसीजन लेंगे। अब चूंकि मई है, जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई बीतेगा, विंस्टन चर्चिल अगस्त में क्या करेंगे, एक अगस्त ऑफर आएगा इंडिया में। क्या आएगा? अगस्त ऑफर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है 1940 में। 1940 में क्या होता है, अगस्त ऑफर आता है इंडिया में, अगस्त ऑफर। अब चूंकि ये ऑफर है तो इसमें कुछ चीजें कही जाएंगी, और ये चीजें जो हैं भारत के लोगों को पसंद नहीं आएंगी। इसमें कुछ चीजें ऐसी कही जाती हैं, जैसे काफी छोटी बात, कि डोमिनेंट स्टेटस का ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? डोमिनेंट स्टेटस का। कांग्रेस इस पे राजी होगी, डोमिनेंट स्टेटस पे नहीं राजी होगी। कांग्रेस को क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड सेकंड थिंग, ये कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर की, उसको हम इंक्रीज कर देंगे। अरे, और ये भी कहते हैं हम इतना इंक्रीज कर देंगे कि जो इंडियंस हैं वो ज्यादा रहेंगे, इंडियंस की संख्या जो व्हाइट है उनसे ज्यादा रहेगी। कांग्रेस इसको भी दरकिनार कर देती, कहती हमें ये नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अच्छा, ये फिर कहते हैं कि भाई हम चलो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के लिए भी कुछ कर देंगे। कहती नहीं, फिर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं हम एक एडवाइजरी काउंसिल बना देंगे। क्या बना देंगे? एडवाइजरी काउंसिल। फिर कांग्रेस कहती है हमें ये चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जब अगस्त ऑफर फेल हो जाता है, ठीक है, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमिनेंट स्टेटस एंड एक्सपेंशन ऑफ वाइसराय काउंसिल टू अकोमोडेट मोर इंडियंस देन व्हाइट, ठीक है। तो और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मिनोरिटी का अपीजमेंट। जो अगस्त ऑफर में क्या किया गया था, मिनोरिटी का फिर से अपीजमेंट आपको देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये मिनोरिटी को अपीज करने के लिए कहते हैं कि जो भारत की मिनोरिटीज हैं वो घबराएं नहीं, ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं कर रहे हैं किसी एक फैक्शन को ना, मतलब ये अपीजमेंट करते हैं भारत के जो मिनोरिटीज हैं, दैट इज मोर और लेस मुस्लिम्स, उनको ये कहते हैं कि भाई देखो आप परेशान ना हो, हम कोई ट्रांसफर ऑफ पावर अभी करने नहीं थोड़ी ना जा रहे हैं। और जब ये कांग्रेस सुनती है, अरे भाई तुम कांग्रेस ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करोगे और हम तो मांग रहे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो यहीं पर बात बिगड़ हो जाती है। दिस इज अ डेडलॉक सिचुएशन वाज क्रिएटेड एंड द फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर। जब अगस्त ऑफर फेलियर होगा तो फिर जो लेफ्ट है, कांग्रेस का लेफ्ट है, जो कांग्रेस का लेफ्ट, वो फिर से गांधी जी पर हावी होगा। और जो वो फिर से गांधी जी पर हावी होगा तो क्या होगा? सत्याग्रह होगा, ठीक है। इस बार क्या होगा? सत्याग्रह होगा। लेकिन इस सत्याग्रह के साथ पहले एक शब्द लगा हुआ है जिसको कहते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। अब चूंकि अगस्त ऑफर फेल हो चुका है, लेफ्ट कांग्रेस पर हावी है, गांधी जी को एक बार फिर से क्या दिया जाता है? कमांड की बापू आप कोई डिसीजन ले लो, ठीक है, नहीं तो लेफ्ट गया, हाथ से गया, वो अलग फ्रंट बना लेंगे। तो गांधी जी 2-3 पॉइंट्स रखते हैं कि भाई जो फ्री स्पीच है, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट जो भारत में है, जो वायसराय हैं, वो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस पास करा रहे हैं। लोगों की बोलने की क्षमता के जो शक्ति है, जो उनका राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसको कर्टेल कर रहे हैं। और बात बात पर क्या लगा दे रहे हैं? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया,
और गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा हथियार है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा दो, कोई सत्याग्रही कोई अगर अपनी आवाज लिख रहा है सेंसरशिप लगा दो। तो फ्री स्पीच के लिए पहला मोटिव होता है फ्री स्पीच, कि हम अच्छे से बोल सकें, ओपिनियन रख सकें। दूसरा है टू मेक देम रियलाइज, उनको क्या करना है, रियलाइज कराना है अबाउट पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। क्या? पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया के लोग अभी आपसे डरे नहीं है, ठीक है, भले वर्ल्ड वार चल रहा है लेकिन इंडिया के लोग अभी भी यूनाइट हो सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड, भारत में इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों स्टार्ट हुआ, उसके 3 इंपॉर्टेंट रीजन। पहला कि हम अपनी बात को रख सके, फ्री स्पीच। सेकंड थिंग इज अबाउट टू मेक देम रियलाइज, ब्रिटिश की जो फोर्सेस हैं उनको ये रियलाइज कराना कि भाई साहब हम अभी पॉलिटिकल यूनिटी है हमारे अंदर, हम आपके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज टू गिव देम अपॉर्चुनिटी। किसको अपॉर्चुनिटी देना है? ब्रिटेन को अपॉर्चुनिटी देना है कि भाई कुछ हमारी मांगे जो है आप मांग लो, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है इसे लिमिटेड सत्याग्रह भी कहते हैं। मतलब लिमिटेड मतलब ये बहुत मास स्केल पर नहीं था, इंडिविजुअल लोगों को अपॉइंट किया गया कि भाई आप यहां पर कर लो, आप यहां पर कर लो, ठीक है, आप यहां पर कर लो। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, जो 3 इंपॉर्टेंट नेम आते हैं, हालांकि बिपिन चंद्रा में 2 दिया गया है, 2 इंपॉर्टेंट रीजन, और इस किताब में अगस्त ऑफर के बारे में भी नहीं दिया गया है, ठीक है, आप ये याद रखना। चैप्टर नंबर 34 जहां पर हम ये देख रहे हैं, इसमें अगस्त ऑफर के बारे में बहुत कुछ दिया ही नहीं गया इनफैक्ट, ठीक है। तो आप ये याद रखना, जो पहला सत्याग्रही है वो अपॉइंट किया जाता है विनोबा भावे साहब को, विनोबा भावे, ठीक है। एंड जो सेकंड है वो जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू। एंड थर्ड वन इज ब्रह्मदत्त, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि विनोबा भावे जी को पहला सत्याग्रही अपॉइंट किया जाता है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरा ब्रह्मदत्त को, ठीक है। तो ये पूरा इंडिविजुअल सत्याग्रह था। दैट इज दिस इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड चैप्टर 34 ऑफ बिपिन चंद्रा।